हेलो नीट चैम्प्स बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पे आकाश बायजूस नीट, आपका फेवरेट चैनल जहां पे हम प्रोवाइड करते हैं आपको बेस्ट कंटेंट। आई एम विवेक राणा, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और बच्चों, आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं ऐसे उन स्टूडेंट से बात करने वाला हूं जो 11th से 12th की तरफ मूव कर रहे हैं और अभी भी इरादा रखते हैं नीट को क्रैक करने का। तो स्टूडेंट, जनरली देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम नीट क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे लिए 11th और 12th दोनों का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों का सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारे कारण हमारे ऐसे हैं कि जो बहुत सारे बच्चे जो हैं 11th की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते। उसके हमारे पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, हमें कॉन्सेप्ट हार्ड लगे, या हम अपने 11th क्लास में कहीं डेविएट हो गए और हमने अपने 11th क्लास को वेस्ट कर दिया। बट अभी भी हम इरादा रखते हैं नीट को क्रैक करने का, और हम चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे 650 प्लस मार्क्स आ जाएं और हम बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन ले लें। सो आज मैं उन स्टूडेंट्स के साथ रूबरू होना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि अगर आपने 11th वेस्ट भी कर दी है तब भी बिल्कुल आप नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, 650 प्लस मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किलात नहीं आएगी आपको। पर ये आप कैसे करें, कौन कौन से चैप्टर को आपको 11th में पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है 12th एग्जाम के लिए, 12th के चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए, 12th का सिलेबस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बिल्कुल बताऊंगा। आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो, आप कौन से पॉइंट्स को फॉलो करें कि आप सिर्फ 12th में ही बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छे से करें, नीट भी क्रैक करें, 11th का रिवीजन भी कर पाएं। तो चलिए स्टूडेंट सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उनको भी इन सारे पॉइंट्स के बारे में पता लग जाए और वो भी अपने नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कर सकें। तो आज हमारा स्टडी सेशन है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें 12th प्रिपेयर करते हुए, 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन करते हुए, कि आपके 650 प्लस मार्क्स आए। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वाकई में हमारी 11th वेस्ट हो गई है। हमने कितने चैप्टर 11th में ऐसे थे जो अच्छे से पढ़े हैं और कितना सिलेबस हम कवर नहीं कर पाए हैं। सो स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको वाकई में नीट का एग्जाम अगर क्रैक करना है तो कितने दिनों की आपको रिक्वायरमेंट है, कितने दिन आपको अच्छे से पढ़े तो हमारा नीट का एग्जाम क्रैक हो जाए। 300 डेज, सिर्फ और सिर्फ। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम है, और हमारे पास तो वाकई में 300 डेज से ज़्यादा हैं। अगर अभी से भी हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास में 400 डेज हैं नेक्स्ट नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब आप कह रहे हैं उसमें से सिर्फ 300 डेज ही अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या हमारा नीट का एग्जाम क्रैक हो जाएगा? बिल्कुल। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 300 डेज की स्टडी अगर बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करें तो इतने दिनों के अंदर मेरा ये प्रॉमिस है, मेरा वादा है कि आप नीट का एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। और सबसे पहले इतने दिन अब आपके पास हैं उन स्टूडेंट्स के पास में जो अभी 12th स्टार्ट करने वाले हैं या 12th उन्होंने स्टार्ट कर दी है। सो बच्चों, पहली बात तो हमारे पास समझ में आ गई कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है 11th और 12th का सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं वो केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में करूंगा कि आप केमिस्ट्री को कैसे कमाल का कर लें, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें 11th और 12th दोनों को। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यार हमारे पास अगर हम जनरल एनालिसिस करें नीट के एग्जाम की, और नीट 2021 केमिस्ट्री पेपर की अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे पास में नीट 2021 के अंदर जब केमिस्ट्री के पेपर की एनालिसिस की गई तो 11th का पार्ट आया था 44% और 12th का पार्ट है 56%, और ये वेरी करता है ईयर टू ईयर। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पार्ट 11th का आता है, इक्वल पार्ट 12th का आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 11th वेस्ट कर दी तो आपको 11th को प्रिपेयर ही नहीं करना और बिना 11th के प्रिपरेशन के आप नीट को क्रैक कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, 11th भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th। बट अब आप 12th में आ गए हैं, बोर्ड का प्रेशर है और आप वाकई में एक तरह से जाग चुके हैं कि नहीं भाई, मुझे अपना सपना पूरा करना है। कोई बात नहीं कि मैंने अपना 1 साल बर्बाद कर दिया, 11th मैंने बर्बाद कर दी, बट मेरे अकॉर्डिंग आपके पास अभी भी इक्वल चांस है। आपके पास ऐसी कोई भी कारण नहीं है जिससे कि आपका नीट का एग्जाम क्रैक नहीं होगा। कैसे होगा नीट का एग्जाम क्रैक, और कैसे मैं 12th के अंदर, हम 12th के अंदर अपने केमिस्ट्री सिलेबस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, केमिस्ट्री को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके लिए 11th के कौन कौन से चैप्टर की हमें रिक्वायरमेंट होती है मैं आपको वन बाय वन बताता हूं।
सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में उनको एक डर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल का पार्ट होता है। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल से बिल्कुल ना डरें। मैथ्स का बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, लॉग को अंडरस्टैंड करें, अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करने की कोशिश करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें। और अगर आप वाकई में 20 डेज अगर बहुत सिंसियर होकर प्रैक्टिस करते हैं ना कैलकुलेशन की, और अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर को ठान लें कि यार मुझे इस चैप्टर में कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बिल्कुल कभी ना सोचे कि मुझे कैलकुलेटर यूज करना है। देखिए पहले क्या होता था कि हमारे पास मोबाइल नहीं थे और हम जनरली कैलकुलेटर पे डिपेंड रहते थे, और यहाँ पे क्या, अब आपके पास मोबाइल है तो आपके पास हर टाइम पे एक कैलकुलेशन करने के लिए एक टूल अवेलेबल है। अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर मुझे फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है, चाहे क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, कैलकुलेशन कितनी भी हार्ड हो, कितनी भी लेंथी हो, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ये आपको अपने से प्रॉमिस करना होगा। अगर मुझे 12th में फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो 11th के कौन कौन से चैप्टर की इंपॉर्टेंस है? देखिए, मोल कॉन्सेप्ट, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के साथ आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। 12th में जब आप सॉल्यूशन चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे, यहां पे हमारे पास में जब सॉल्यूशंस हमारा चैप्टर आएगा, वहाँ पे हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल्स को फाइंड आउट करना। तो वहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, जिससे कि आप मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक को भी, आप मान के चलिए कि सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को भी प्रिपेयर करना है। आप यहाँ पे 2 in 1 काम कर रहे हैं। सॉल्यूशंस के साथ साथ मोल कॉन्सेप्ट भी आपका प्रिपेयर हो रहा है, तो 11th का एक चैप्टर आपका साइड बाय साइड प्रिपेयर होता चला जाएगा। बस सॉल्यूशंस के साथ साथ कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, जैसे नॉर्मेलिटी, एन फैक्टर, रिडॉक्स के अंदर क्या पढ़ना है आपको? रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना। ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब जब आप 12th का चैप्टर प्रिपेयर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ना आप विदाउट थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। क्यों इंपॉर्टेंट होंगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का गिब्स फ्री एनर्जी का पार्ट आएगा, क्वेश्चन उस पे आता है, और आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल रिवाइज नहीं किया, बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफिकल्टी फेस करेंगे। दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन क्वोशिएंट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम को देखना है, बट आपको बेसिक एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूले, एनसीईआरटी के कम से कम सारे कॉन्सेप्ट पता हो। तो उसके लिए करना क्या है, आप थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम की थ्योरी को पढ़िएगा। थ्योरी को पढ़ने के साथ साथ जो एनसीईआरटी में सॉल्व्ड क्वेश्चन है, अगर आप वहां पे उन सॉल्व्ड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें, तो आपकी नॉलेज इतनी जरूर हो जाएगी कि जब आप 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को कवर कर रहे होंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। साथ साथ इसके बाद आप 12th में जो है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर करेंगे, तो आपको वहां पे लॉग की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सॉल्व करने में लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो 12th में जाने से पहले ही ये सोच लीजिए कि आपको बेसिक फॉर्मूला ऑफ लॉग की वैल्यू देखना आता हो। आपको वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे अक्सर जब फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री में ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती है। क्वेश्चंस का मतलब, हम सर फॉर्मूला हम जानते हैं, हम वहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं, पर हमसे जो है कैलकुलेशन का पार्ट टाइम लेता है, या हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वो क्वेश्चन करते करते होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ होगा। ये 3 चैप्टर 11th के वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th की फिजिकल केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको 12th के सिलेबस के साथ साथ ये 3 चैप्टर 11th के भी प्रिपेयर करने हैं। उनको आराम से प्रिपेयर करिए। अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, अभी आपका सिलेबस स्लोली आगे बढ़ रहा होगा, तो उस टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने सैटरडे संडे को यूटिलाइज करिए 11th का सिलेबस रिवाइज करने के लिए और उन कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने के लिए। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और नीट की प्रिपरेशन करने वालों को जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ना, वो थोड़ा सा आसान लगता है, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट है, फैक्ट्स ज़्यादा हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ें तो आपको समझ में आए, आसानी से उसको आप ग्रैस्प कर पाएं, तो उसके लिए आपको 11th के कौन से 2 चैप्टर ऐसे होंगे जो अच्छे से कवर करने हैं? वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग। जब आप 12th के पी ब्लॉक को कवर करेंगे, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक,
कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री अगर आप देखें, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सो बच्चों यहां पे ना बॉन्डिंग के बारे में बहुत सारी बात आएंगी, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात आएगी, ग्रुप्स और पीरियड में इनकी क्या पोजीशन है इसके बारे में पूछा जाएगा। और अगर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग को लेके ब्लैंक हैं तो वाकई में बस आपको लगेगा कि आप कुछ पढ़ तो रहे हैं पर कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 11th में आपने इन चैप्टर को नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, तो 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले इनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जरूर समझें, जरूर पढ़ें। आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, और मुझसे अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट कि सर कहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वाकई मुझे आनी चाहिए। फर्स्ट 30 एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर, आपको मास नंबर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना, तो आप क्या होगा, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री और डी एंड एफ ब्लॉक के जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं आप उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बेसिक पॉइंट्स जो हैं आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहां मैंने बताया कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करना। 12th के स्टार्ट होने से पहले या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले इन 2 चैप्टर को कमांड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 चैप्टर के बिना आप 12th के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए अगर आप इतना पार्ट 11th का कवर कर लेते हैं और 12th की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है ना 80% या मैं कहता हूं 85% आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लेंगे, बचेगा सिर्फ 15%। जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, उस 15% को भी इन बाकी चैप्टर के कवर करने के बाद आप कवर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में आ गया एस ब्लॉक, हमारे पास में आ गया हाइड्रोजन चैप्टर, वो बहुत छोटे चैप्टर हैं। इवन मैं कहता हूं कि 85% से ज़्यादा 95% आप ये जो पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर कर लेंगे इस तरीके से। सो आप इस तरह से अपनी 12th की स्टडी को आसान बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बिना 11th को प्रिपेयर करे आप 12th को अंडरस्टैंड तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और सारी 11th पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 12th को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप बिल्कुल 12th क्लास को स्ट्रॉन्ग करते चलिए, मजबूत करते चलिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए, पर उसके साथ साथ कुछ कुछ चैप्टर आपको 11th क्लास के भी प्रिपेयर करने होंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैंने बात कर ली है। अब बच्चों मैं बात करूंगा नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को लेके। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को लेके बात करता हूं, तो सिर्फ एक ही चैप्टर ऐसा है जो वाकई में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि 12th क्लास के अंदर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे तो रिएक्शंस तो हमारे पास में हर बार नई नई रिएक्शंस आएंगी, बट उन रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम ही रहेगा। कैसे हमें जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पता होगा, आप जो हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है 11th क्लास के इस चैप्टर से। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, और रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक पार्ट, साथ साथ आइसोमेरिज्म। सो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन सब की एप्लीकेशन है, इन सब का यूज़ है 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में। हमारे पास चैप्टर आते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। सो आप इन चैप्टर को लेकर परेशान मत होइए। अब क्वेश्चन आएगा सर हाइड्रोकार्बन, भाई हाइड्रोकार्बन में जितनी भी रिएक्शंस आई हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस रिपीट होंगी 12th क्लास के अंदर, बट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने सब बताया आपको कि 11th क्लास में जब जितना भी पार्ट आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको एक बार अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपकी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अंडरस्टैंड करने में, पढ़ने में, समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, और आपका 11th का एक चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर हो जाएगा। जब आप 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, उस दौरान हाइड्रोकार्बन की मैक्सिमम रिएक्शंस वहां पे रिपीट होंगी, तो आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर को लेके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिक मैकेनिज्म के बारे में आपको पता हो, और उन मैकेनिज्म को आप 12th के चैप्टर्स प्रिपेयर करते भी समझ सकते हैं। सो ये मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब हम 12th क्लास से नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ जब फिजिकल की प्रिपरेशन करें, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो 11th के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कौन से आपको चैप्टर रिवाइज करने हैं, ऑर्गेनिक को करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या है 11th और 12th दोनों का पार्ट स्टेप बाय स्टेप
प्रिपेयर कर सकते हैं। एक साथ आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि पहले मुझे 11th खत्म करनी होगी तभी मैं अपना 12th का पार्ट स्टार्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन दी है और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि इस इंफॉर्मेशन से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, आपको पता लगा होगा कि कौन से चैप्टर का 11th क्लास के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनका रिलेशन 12th क्लास के अंदर आता है, और किस तरीके से हम अपने 12th क्लास की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पहले 2 चैप्टर ही केमिस्ट्री के समझ में आ गए 12th क्लास के अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, जो कि 11th में लो था, क्योंकि आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम है, या मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैं किस तरीके से 12th को पिक करूं, 12th के कॉन्सेप्ट को समझूं। तो ये सारी डिफिकल्टी मैंने आपकी दूर करने की कोशिश की है ना। बट उसके लिए क्या होगा, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना होगा, आपको अपना एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाना होगा। उसके बारे में मैं किसी और सेशन में बात करूं कि किस तरीके से आप वहां पे रिवीजन करेंगे। और आपको लगता है कि हम सर कैसे 11th क्लास को 12th के साथ रिवाइज करें, तो एटलीस्ट आप स्टार्टिंग के अंदर 2 दिन ऐसे रखिए जब आप 11th के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो। सैटरडे संडे चूज कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसा दिन चूज कर सकते हैं जहां पे 2 दिन आप, है ना, हफ्ते में आपको 7 डेज में से 2 डेज स्टार्टिंग के अंदर अपने 11th क्लास के रिवीजन को देने हैं। तो ये बात समझ में आई। अब मैं कुछ ऐसे टिप्स देता हूं आपको, 3 ऐसे टिप्स देता हूं जो आपको बहुत काम आएंगे। देखो, सबसे पहले करना क्या है बच्चों, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, है ना। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके पास, आपको ये मान के चलना है कि अगर मैं नेक्स्ट 300 डेज, वैसे हमारे पास में मैंने क्या कहा, आज से अगर प्रिपरेशन करना चालू करते हैं 12th में, जो 11th से स्टूडेंट 12th में आ गए हैं, आपके पास में 400 डेज हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, आपकी लाइफ खत्म हो गई है, सिर्फ स्टडी में आपको फोकस करना है। बट इसके अलावा भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसको आप यूज कर सकते हैं। आपके पास में मोर देन 300 डेज हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। दूसरा, अपने आप को मोटिवेट रखिए। मोटिवेट रखने का तरीका क्या होता है, जब भी आप एक 11th का चैप्टर फिनिश कर दें, अपने आप को रिवार्ड दीजिए। अपने आप को ऐसा बताइए कि देखिए अब मैंने क्या अचीव कर लिया, जिस चीज से मैं डर रहा था उसका पहला स्टेप मैंने फॉलो कर दिया, उसको ओवरकम कर दिया, मैंने धीरे धीरे अपना पहला हर्डल पार कर लिया। और अगर मैं एक चैप्टर 11th का प्रिपेयर कर सकता हूं, तो सेम मेथड से मैं पूरी 11th को भी 12th के साथ रिवाइज कर सकता हूं। इस तरीके से अपने आप को छोटे छोटे गिफ्ट्स अपने को गिफ्ट करिए, है ना। किसी भी तरह का रिवार्ड आप दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और अपने अब बातें करिए लोगों से कि भाई मैं क्या अचीव कर रहा हूं, कि भाई मुझे 11th में डिफिकल्टी होती थी पर मैं अब इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करी है कि 12th के साथ में हमारी 11th भी अब प्रिपेयर होती जा रही है। दूसरा, अब तरीका क्या आता है कि सर आप यहां पे तो आपने कह दिया स्टॉप वरिंग और स्टार्ट वर्किंग। तरीका क्या है उसका? बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या मुझे डर लग रहा है, तो मैं क्या करूं, है ना, मुझे मेरे नीट के एग्जाम से डर लग रहा है, क्या मेरा नीट में सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मैं सर एक ही बात कहता हूं, अगर अपना डर भगाना है तो आप आने वाले 1 वीक, है ना, नेक्स्ट 7 डेज, अपने जो आपका स्टडी का रूटीन है उसके अंदर हर दिन आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा लो। आपको लगता है कि आप 4 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप आज से टारगेट रखो कि नेक्स्ट 7 डेज, है ना, मैं 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी करूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट 7 डेज तक आप 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी करेंगे ना, आपका डर अपने आप चला जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं यार, क्योंकि मैंने अब उस चीज को अटेन कर लिया जहां पे मुझे एक हर्डल फील हो रहा था, एक रुकावट लग रही थी, क्या कि मेरी स्टडी अच्छे से नहीं हो रही, तभी तो डर लगता है। और अब आपको क्या करना है, बस बैठना है। आपको बैठना है चेयर पे, बुक लेके, आपको जैसे समझ में आए ना आए, अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाइए। धीरे धीरे होता है। देखो, ब्रेन भी ऐसा है ना, एकदम से जो है कंट्रोल नहीं कर सकते आप। प्रैक्टिस से अपने अंदर वो चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो स्टडी आवर्स है वो बढ़ जाएं, स्टडी की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ जाए। कंसंट्रेशन एक ही दिन में नहीं बनेगी। पहले दिन कुछ ऐसा लगेगा कि यार सर हमने 5 आवर्स सिटिंग करी, सिर्फ मैं 2 ही घंटे कंसंट्रेशन बढ़ा पाया। तो क्या तरीका होगा इसका कि मैं 2 घंटे से 3 घंटे अपनी कंसंट्रेशन को, मतलब अपने आप को कैसे मैं 5 आवर्स की 5 आवर्स कंसंट्रेट कर पाऊं स्टडी पे और मैक्सिमम आउटपुट ले पाएं। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस में रहिए, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करिए। जैसे जैसे कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होगी ना, नेक्स्ट 21 डेज के बाद आपको फील होगा कि सर अब मेरे स्टडी आवर्स भी इंक्रीज हुए और उन स्टडी आवर्स में जो मेरा फोकस था स्टडी की तरफ वो भी इंक्रीज हुआ है। विदाउट प्रैक्टिस
कुछ नहीं पॉसिबल है बच्चों, प्रैक्टिस के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं करना। मैं आपको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकता या कोई एक आपको ऐसा कोई मंत्र नहीं दे सकता कि आपकी कंसंट्रेशन अचानक इंक्रीज हो जाएगी, आपके स्टडी आवर्स अचानक इंक्रीज हो जाएंगे। पहले तो अपने आप को बाउंड करना पड़ेगा, अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा कि मुझे इतने आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। स्कूल के अलावा मुझे अपने जो स्लीपिंग आवर्स हैं उनको थोड़ा सा कम करना है, मुझे अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जहाँ पे अगर मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, उनको बंद करना पड़ेगा। अपने आप को पहले कुछ ना कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा। अपने आप को बताइए कि मुझे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना है, तो सोचिए कि मेरी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनको मुझे बंद करना पड़ेगा। उनको पेपर पे लिखिए, पेन पेपर पे लिखिए, और हर दिन बताइए अपने आप को कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और अपने आप आपके जो स्टडी आवर्स है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करना स्टार्ट कर दीजिए, सोचना बंद करिए। इसके बाद में मैं आपसे बता रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चों अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यार एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी वाकई में इंपॉर्टेंट है। सर एनसीईआरटी तो आप कहते ही इंपॉर्टेंट है, हम बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं ऐसे बच्चों को बता रहा हूं जो बोर्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं, सोचते हैं सर नीट कुछ और ही अलग चीज है और बोर्ड एग्जाम कुछ और अलग है। नहीं, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। सिलेबस के अंदर जो कंटेंट दिया है उसका कॉन्सेप्ट भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, एनसीईआरटी जब बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से ही, और बोर्ड के अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे बोर्ड से ही, है ना। अब तो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं टर्म 1 के अंदर। सो नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट, मतलब जो बीच में सॉल्व क्वेश्चन दिए रहते हैं, पीछे जो एक्सरसाइज है, वाकई में इंपॉर्टेंट है। अब गलती कहां होती है, 99% मैं कह सकता हूं कि या 95% स्टूडेंट इस गलती को करते हैं। क्या कि वो जब पहली बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले से ही हेल्प ले लेते हैं किसी हेल्प बुक की। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिमाग लगाने से ज्यादा वो है ना किसी बुक से आंसर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और यही गलती हो जाती है। इसलिए आप लोगों को पता नहीं लगता कि वाकई में एनसीईआरटी से भी नीट की प्रिपरेशन हो सकती थी, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है ना, उनका लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना सीखें, आप पढ़ें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है और आपको लगा, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपके मन में आया कि नहीं सर मुझसे नहीं हो पाएगा। सॉल्यूशन का मोलैरिटी का क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में नहीं हो पाएगा, तो आपने अचानक नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि मैं इसका आंसर देख लेता हूं, क्योंकि मुझे तो कॉपी भी सबमिट करनी है अपने स्कूल के अंदर, और मुझे इसका आंसर एक बार सीख लेता हूं, बाद में देखूंगा। नहीं, पहले आप खुद से सॉल्व करने का सोचिए, फॉर्मूला लिखिए, सोचिए कि यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है, किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे नहीं आ रहा तो एक बार एनसीईआरटी में दोबारा से एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और पढ़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ना कि आंसर देख के। तो जब भी अब 12th के स्टूडेंट जो एनसीईआरटी को प्रिपेयर करेंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो पहले आंसर नहीं देखेंगे, पहले खुद से देखेंगे कि मेरे अंदर ये दम है, मेरे अंदर वो पावर है, मेरा दिमाग अच्छा है यार, मैं क्वेश्चन को पढ़ के एक बार बिना उसका आंसर देखे उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी लगेगी, किसी चैप्टर में आपको लगेगा कि सर मेरे से सिर्फ 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो हो पाए, पर धीरे धीरे आपको लगेगा कि सर अब मेरी एफिशिएंसी ऐसी हो गई है क्योंकि मेरी ना अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ गई है। अब मैंने देखना चालू कर दिया है कि जब मैं टीचर मेरा कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ा रहा होता है तो मुझे किन किन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको हर्डल आएंगे, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, पर उस प्रॉब्लम से डरिएगा मत। तो नकल नहीं, अकल का यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अल्टीमेटली आपकी जो प्रैक्टिस है अच्छी होगी और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर पाएंगे, अपने को एनहेंस कर पाएंगे और अपने डिफिकल्टी लेवल को दूर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं यहां पे, तो आज की जो टिप 3 है, थर्ड टिप की बात करते हैं, स्टिक टू वन कंटेंट। आप अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बुक या सब्जेक्टिव कोई बुक फॉलो कर रहे हैं थ्योरी के लिए या क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ एक ही बुक फॉलो करिए। मल्टीपल बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत होती है मल्टीपल रिवीजन की। और अगर आप बहुत सारी बुक्स को फॉलो करेंगे, किसी चैप्टर के लिए किसी बुक को, किसी चैप्टर के लिए किसी बुक को, तो जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आप सोच ही नहीं पाएंगे कि अब मुझे कहां से रिवीजन को स्टार्ट करना है। ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जब आप 12th क्लास के या 11th क्लास के चैप्टर्स को
थॉरोली पढ़ेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो कुछ कार्ड्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए, है ना। ये सेल्फ नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। छोटे छोटे कार्ड बना लीजिए, जब आप रिवीजन करें ना, उन कार्ड्स को, जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक पर्टिकुलर कार्ड पे, एक पर्टिकुलर पेज पे लिख लीजिए। अब कहिए ये पेज जो है, इवन उसको लेमिनेट करा दिया, आपको लगता है कि सर ये पेज तो मेरा फट भी सकता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो बहुत अच्छे से एक पेज पे नोट्स बनाते हैं, उसकी लेमिनेशन करा लेते हैं। और क्यों? क्योंकि जब भी उनको लिखना होता है आज मेरा सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन का डे है, तो सॉल्यूशंस चैप्टर वो एक पर्टिकुलर पेज निकालते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं 10 मिनट्स में, 20 मिनट्स में। मतलब पहला रिवीजन 30 मिनट लेगा, तो सेकंड रिवीजन आपका चैप्टर का रिवीजन 20 मिनट में हो जाएगा। थर्ड रिवीजन देख के समझ में आएगा। और आपको उस पर्टिकुलर पेज को, उन पर्टिकुलर नोट्स को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अब बार बार पढ़ने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप 5th रिवीजन में हैं, तो पता है 5th रिवीजन आपका कितनी देर में हो जाएगा? 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जब आप देख रहे होंगे ना, उस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ रहे होंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम पढ़ेंगे, तो आपका ब्रेन ना सारी चीजें रिकॉल कर लेगा। इसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट था, राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर, है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी। अपने आप आपका जो ब्रेन है वो सारी चीजें रिकॉल कर रहा होगा और आपका कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार मैंने पढ़ा, मुझे सारी चीजें याद हैं। तो अल्टीमेटली आपको अपनी रिटेंशन पावर इंक्रीज करनी है। नीट का एग्जाम करने में, क्रैक करने के अंदर चीज़ों को रिटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना चाहते हैं तो सेल्फ नोट्स बनाइए और पर्टिकुलर एक ही कंटेंट तक स्टिक रहिए। आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जरूर देखिए कि क्या आपके सिलेबस में है और क्या आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ ये पर्टिकुलर पॉइंट्स फॉलो करिए स्टूडेंट्स। मैं कहता हूं कि आप 650 नहीं, इस तरीके से आप 700 मार्क्स तक भी गेन कर सकते हैं नीट के एग्जाम में। और सिर्फ 12th की प्रिपरेशन के साथ साथ आपका 11th का रिवीजन भी हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आप एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे और नीट में 700 मार्क्स तक भी गेन करेंगे। आप फॉलो करके देखिए इन सारी टिप्स को, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो स्टूडेंट बस आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूं, इन उम्मीदों के साथ कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपकी आगे की प्रिपरेशन को इजी करने में हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आपकी जो प्लानिंग होगी आप आगे वाले टाइम की, उन सारी प्लानिंग में आज का सेशन एक अहम योगदान देगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।